जब भी हम कोई बिजनेस को शुरू करने की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला हमारे अंदर ख्याल ये आता है कि नाम चाहिए कुछ तड़कता भड़कता सा जो एकदम जाके हिट कर दे। कैसे हिट करा जाए, ये नाम किस तरह से रखा जाए? क्या कस्टमर सेंट्रिक नाम रखना चाहिए, मार्केट सेंट्रिक नाम रखना चाहिए, इंडस्ट्री सेंट्रिक नाम रखना चाहिए, या रीजनल बेस पे नाम रखना चाहिए? किस तरह से नाम रखना चाहिए? कई लोग मेरे पास आते हैं, कई बिजनेसेस को मैंने हेल्प आउट भी किया है नेम सिलेक्शन में, और लोगों का पहला सवाल ये होता है कि क्या जो ट्रेडिशनल धोबीज है, जैसे A to Z ड्राई क्लीनर्स होते हैं, सनराइज ड्राई क्लीनर्स होते हैं, वाइट एंड वाइट ड्राई क्लीनर्स होते हैं, does these name really connect with the target audience that you are looking for? तुम्हारा जो मार्केट है जिसको तुम केटर करना चाहते हो, क्या आपने जो नाम सेलेक्ट किया हुआ है, क्या वो नाम आपके राइट कस्टमर ऑडियंस को सेट होता है, हिट करता है या नहीं, उनको समझ आता है या नहीं? जैसे अगर मैं राधे श्याम सैलून जाऊंगी तो नहीं बताऊंगी लोगों को, बट मैं कोई 5 स्टार सैलून जाऊंगी अगर, तो मुझे वो बताने में लोगों को अच्छा लगेगा और मैं सब जगह बोलूंगी कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर सैलून में जाती हूँ जहाँ पे बहुत अच्छी सर्विसेज है। इसी तरह से जब हम ड्राई क्लीनिंग की बात करते हैं तो ड्राई क्लीनिंग एक इलीट सर्विस में आ जाता है, लॉन्ड्री एक इलीट सर्विस में आ जाता है। नॉट एवरीवन इज गोइंग टू टेक दीज सर्विसेज फ्रॉम अ सर्विस प्रोवाइडर, but today's era is where people want to put a status label on everything they are using। तो उनको एक ब्रांड नेम चाहिए होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि XYZ ड्राई क्लीनर एंड इंडियन ड्राई क्लीनिंग कंपनी, आप इन दोनों नाम को जब कंपेयर करोगे तो आपको एक वेट लगेगा इंडियन ड्राई क्लीनिंग कंपनी में। आपको खुद समझ में आ जाएगा, जिसका नाम अच्छा है उसकी सर्विसेज अच्छी होंगी, उसका कस्टमर सपोर्ट अच्छा होगा, वहाँ से हमें किसी भी तरीके की दिक्कत आएगी तो सुनवाई की जाएगी। तो नाम जो होता है, आपका नाम एक ऐसी चीज़ होता है जो आपका ट्रस्ट होल्ड करता है, आपका सर्विस क्वालिटी होल्ड करता है, और आगे जाके आपके कस्टमर्स की लॉयल्टी भी वही नाम होल्ड करता है। तो नाम हमेशा एक ऐसा नाम होना चाहिए जो आपके कस्टमर्स को बोलने में एक स्टेटस लेबल दे, प्लस उनको एक ट्रस्ट दे, और इंडस्ट्री और आपके सर्विस को भी कनेक्ट करके रखे। इसके बाद हम आते हैं कंप्लायंसेस वगैरह चेक करते हैं हम कि हमें क्या कंप्लायंसेस की ज़रूरत लगेगी इस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। लाइसेंसिंग कैसी चाहिए होगी, रजिस्ट्रेशंस कहाँ कहाँ चाहिए होगा, हमें लेबर लाइसेंस की ज़रूरत होगी या नहीं होगी, हमें किसी और चीज़ की जैसे हेल्थ ट्रेड लाइसेंस हो गया, पोल्यूशन कंट्रोल लाइसेंसेस हो गए, फायर एनओसी हो गया। ये फायर एनओसी, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस वगैरह जो होता है ये रीजन स्पेसिफिक होता है। बट अगर आप एक बिजनेस का ओवरव्यू देखेंगे तो उस बिजनेस के लिए आपके नेशनल लेवल पे क्या रजिस्ट्रेशंस है। जैसे अगर आपको प्रोप्राइटरशिप करना है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे अंडर प्रोप्राइटरशिप। अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड करना है तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाना है, फिर उसके बाद आपको ब्रांड का ट्रेडमार्क करना है, फिर उसके बाद आपको अपने सर्टिफिकेट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशंस, एओए, एमओए, टैन, पैन, सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें कंप्लायंसेस में क्या खर्चा आएगा, कौन से एजेंट्स आपको करके देंगे, तो ये सारी चीज़ों को भी आपको प्लान आउट करना पड़ता है। हेंस कंप्लायंस कम्स बिफोर एनीथिंग एल्स इन योर बिजनेस। आपने ब्रांड नेम सोच लिया, आपने उस ब्रांड नेम को सिक्योर किया, उस ब्रांड नेम के अराउंड में आपने एक लीगल बिजनेस आइडेंटिटी बना ली। उसके बाद टू चूज विच मार्केट यू आर गोइंग टू केटर टू। अब पहले हम मार्केट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर लोकेशन में शॉप डालनी है तो उसके आसपास की जो मार्केट है जहां पर आपको डायरेक्ट केटरिंग देना है वो आपका अप्रोचेबल होना चाहिए, और आपका लोकेशन आपके क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स के लिए अप्रोचेबल होना चाहिए। इसीलिए पहले मार्केट का आइडेंटिफिकेशन आएगा और फिर उसके बाद हम लोकेशन आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। मार्केट्स ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर लोग जो है अपार्टमेंट्स में रहते हों, बहुत स्पेसिफिक है। अपार्टमेंट्स से आपको लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग दोनों सर्विसेज आएंगी, जबकि एचएनआई हाई राइजेस हो गए या एचएनआई रो हाउसेज जो होते हैं, जो इलीट कम्युनिटीज़ डेवलप होती हैं, वहाँ पर आपको ड्राई क्लीनिंग स्पेसिफिक सर्विसेज ज़्यादा आती है। ये डिफरेंस को नोट करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ वेयर यू विल बी कमिंग बैक टू व्हेन यू आर डिसाइडिंग अबाउट योर इक्विपमेंट। कि अपार्टमेंट्स होना ज़रूरी है, तो अपार्टमेंट्स के होने से ये होता है कि आपको ईयर लॉन्ग बिजनेस मिलते रहता है।
जब ड्राई क्लीनिंग का सीज़न लो होता है आपको लॉन्ड्री के बिजनेस मिलते हैं, उसके साथ में आपको शूज़ क्लीनिंग के भी बिजनेसेस मिलते रहते हैं, वहाँ पे बैग्स क्लीनिंग के भी बिजनेसेस मिलते रहते हैं, एंड ड्राई क्लीनिंग के साथ में आपको अपहॉल्स्ट्री क्लीनिंग के भी बिजनेसेस मिलते रहते हैं। अब जब हम अपार्टमेंट्स की बात करते हैं वहाँ पर आपको प्राइस सेगमेंट में भी काम करना होगा कि आपकी मार्केट कैसी है। अगर आप उस मार्केट में खेलना चाह रहे हैं जहाँ पर हाई स्ट्रीट ब्रांड्स है या अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, अगेन योर मार्केट विल बी डिसाइडिंग। आप अगर HNIs में या रो हाउसेज में या इलीट कम्युनिटीज़ में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो वहाँ पर सर्विस क्वालिटी जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, कन्वीनियंस जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट उस चीज़ पे निर्भर करेगा कि आप किस मार्केट में अगेन इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के साइजेस इस मार्केट और इस बिज़नेस को लेकर देखा जाए तो हर पोजीशन पे एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट साइज आपको मिल सकता है। जब आपने मार्केट अपना आइडेंटिफाई कर लिया है, सपोज आपको एक HNI कम्युनिटी हाउस होल्ड के उसमें एरिया में या प्रेमाइसेस में अपना बिजनेस सेटअप करना है। नेक्स्ट कम्स योर लोकेशन। लोकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो उस लोकेशन पे आपका कस्टमर आने में कंफर्टेबल होना चाहिए। कोई ऐसा लोकेशन नहीं होना चाहिए जहाँ पे कस्टमर आने में कंफर्टेबल नहीं होता है। कई लोकेशंस ऐसे होते हैं जो अप्रोचेबल होते हैं, बट जो आपका कस्टमर है वो वहाँ जाना नहीं चाहता है, तो दैट बिकम्स अ नेगेटिव लोकेशन फॉर यू। सेकेंड, आपके लिए वो लोकेशन जो है विजिबिलिटी का फाउंडेशन होना चाहिए। एक ऐसा लोकेशन जहाँ पर आप हो, आपने पिकअप एंड डिलीवरी सर्विसेज भी दी हुई है, बट पिकअप एंड डिलीवरी सर्विसेज के साथ साथ आपका फिजिकल लोकेशन जब विजिबल होता है प्रॉपरली, उसमें प्रेफरेंस बढ़ जाता है, कस्टमर लॉयल्टी एंड ट्रस्ट बढ़ जाता है, बिकॉज कस्टमर को पता है कि बंदा मेरे घर से उठा के लेकर जा रहा है मेरे ही कपड़े। जनरली सर्विस के लिए हम खुद जाते हैं, लेग सैलून जाते हैं, रेस्टोरेंट्स जाते हैं, कार वॉश पे जाते हैं, हम खुद जाते हैं, सामने सामने हमारा सर्विस होता है, हम वापस आ जाते हैं विदाउट लूजिंग एनीथिंग। बट इन दिस इंडस्ट्री आपके कस्टमर्स आपके ऊपर ट्रस्ट करके अपने महंगे महंगे कपड़े देंगे, अपने बहुत ही प्रेशियस पोजेशंस देंगे जो उनको बहुत पसंद है। कई सारे कपड़े होते हैं विच इज़ वेरी पर्सनल एंड वेरी अटैच्ड टू अस, तो हम वो चीज़ें भी अगर किसी को देते हैं तो हमें ट्रस्ट होना चाहिए कि ये बंदा अगर मेरे कपड़े लेकर जा रहा है तो अच्छे से उसको वापस ला के देगा, बाय केटरिंग विद द राइट सर्विसेज ही विल गेट इट बैक टू मी। अगर नहीं लाया तो मैं कहाँ जाऊँ? एक अगर इनविजिबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो आई विल नॉट बी नोइंग कि मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कहाँ से अप्रोच करूँ, किससे बात करूँ। कई बार ये होता है कस्टमर केयर वाले ठीक से बात नहीं करते हैं हमसे एंड हमें रेजोल्यूशंस नहीं मिलता है। तो विद टेक्नोलॉजी वी नीड अ फिजिकल लोकेशन ऑल्सो फॉर द कस्टमर टू रिलाई ऑन अस। तो फिजिकल लोकेशन जो है वो विजिबल भी होना चाहिए, कस्टमर के लिए कंफर्टेबल टू अप्रोच होना चाहिए। थर्ड है वहाँ की अप्रोचेबिलिटी। अप्रोचेबिलिटी मतलब रास्ते ऐसे हो कि आपके कस्टमर्स जिनके पास जनरली 4 व्हीलर्स होती ही हैं उनके लिए अप्रोचेबल होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए कि अगर कस्टमर आपके डोर स्टेप पे आकर अपना लोड दे रहा है तो उसके लिए पार्किंग हो, सो दैट अगर वो 5 मिनट खड़ा होकर 10 मिनट खड़ा होकर अपनी बिलिंग वगैरह करवा रहा है तो उसके गाड़ी के साथ में उसे हैसल नहीं होना चाहिए। लोकेशन के बाद हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज आप एक पर्टिकुलर आउटलेट बिल्ड करने में काफ़ी पैसा खर्चा करते हैं टू मेक इट ऑपरेशनली ऑप्टिमाइज्ड एंड मोर कंफर्टेबल फॉर योर कस्टमर्स टू कम इन, स्टैंड एंड स्पेंड सम टाइम ओवर देयर व्हाइल दे आर गेटिंग देयर स्टफ बिल्ड। अब जब हम बात करते हैं कि पैसे क्यों खर्च होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी मशीनरी होती है। मशीनरी के लिए हम प्रोसेसिंग एरियाज़ डेवलप करते हैं। प्रोसेसिंग एरियाज़ के बाद में हम बिलिंग एंड काउंटर एरियाज़ डेवलप करते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये हमारा रिसेप्शन एरिया है। एंड इसके अलावा हमारा दूसरा एक प्रोसेसिंग एरिया है जो सेग्रीगेटेड है। तो कस्टमर कभी भी अगर प्रोसेसिंग एरिया में वॉक इन करता है, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन वॉकिंग इन टू अ प्रोसेसिंग एरिया जहाँ पर बहुत सारी हीट है
बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी रहती है, बास्केट्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, देयर इज़ हैज़ार्ड ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक्स, या किसी चीज़ में फंस सकते हैं, कहीं टकरा सकते हैं। तो कस्टमर्स जनरली नहीं चाहते हैं मेस्ड अप स्टोर के अंदर वॉक इन करने के लिए। तो हमें हमेशा अपना कस्टमर रिसेप्शन एरिया अलग करके प्रोसेस एरिया अलग करना पड़ता है, जिसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। आपने सपोज 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख रुपया लगा के स्टोर को डेवलप किया। दिस इज़ वाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने जब पैसे लगाकर उस आउटलेट को डेवलप किया है, 6 महीने में या साल भर में आपको लगता है कि वो लोकेशन आपके लिए सूटेबल ही नहीं है, वो स्टोर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सूटेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सीपेज आ रहा है, या पेस्ट इन्फेस्टेशन है, या किसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इशू है, पानी का बहुत ज़्यादा इशू है, तो इन सारे रीजंस की वजह से आपका बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है, और इसकी वजह से आपको इमीडिएटली बिजनेस को रीलोकेट करना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू गो थ्रू ऑल दोज एक्सरसाइजेज अगेंस्ट टू सेलेक्ट द राइट मार्केट, द राइट लोकेशन, द राइट शॉप, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग अप द कंप्लीट शॉप, एंड फिर पैसे लगाओ एंड बहुत सारे खर्चे, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ये सब चीज़ों को हमें बचाना है, तो हमें प्री प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम जो भी स्टोर लोकेशन, स्टोर आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी प्रॉपर्टी हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें कितना कैपिटल लगाना है, वेदर दैट प्रॉपर्टी इज़ सूटेबल फॉर द बिजनेस और नॉट, ये इस चीज़ को समझना, अंडरस्टैंड करना, इसको प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फेज़ 2 का फर्स्ट हाफ पार्ट, जहाँ पर हमने बात किया कि लोकेशन वगैरह कैसे करना है, मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करना है, नाम कैसे आइडेंटिफाई करना है, कंप्लायंसेस कैसे सेटअप करना है, एंड ऑल दोज थिंग्स।